हेलो एवरीवन, खमा गणेन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम इंसानों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया पे सिर्फ हमारा ही राज है और हमारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं रहता है। और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमें दिखता है वही सिर्फ इस दुनिया के अंदर है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो आपके साथ यहीं पर आपके आसपास मौजूद है। हमारे आपके बीच में ऐसी कई जगह हैं जहां पर अलग अलग टाइप के एंटिटीज प्रेजेंट हैं और वो तब आपके सामने आती हैं जब सही वक्त, सही हालात और सही अरेंजमेंट बनता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है अर्जुन पाटिल ने, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर के रहने वाले हैं। जब ये स्टोरी इन्हें सुनाई गई थी तो इन्हें भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी है। लेकिन इनको भी विश्वास हुआ कि जो भी कुछ इस कहानी में कहा गया है वो बिल्कुल सच है, जब इनके परिवार को मिला एक सबूत अपने घर के अंदर। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में क्या कुछ एग्जिस्ट करता है। तो ये बढ़ते हैं कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास बेसिक कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मुझसे हमारी इन दी गई आईडीज पर और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर आपकी स्टोरीज पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे एफर्ट्स का रिवॉर्ड्स आपकी तरफ से सिर्फ इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चीजों की शुरुआत होती है 2015 में, जब अर्जुन की नानी बिमला की डेथ हुई। डेथ होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार करने का जैसे कि होता है घर में जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनका सामान देखा जाता है। कुछ सामान जब उनके जो पिंडदान वगैरह करते हैं उस टाइम पर बहा दिया जाता है। तो ऐसे ही घर वाले इनका पूरा सामान चेक कर रहे थे, तभी इनको वहां पर एक सोने की हड्डी मिली। जी हाँ, अपनी लाइफ में पहली बार सुनी होगी सोने की हड्डी। वहां एक सोने की हड्डी उनके संदूक के अंदर रखी हुई। तो जैसे वो हड्डी बाहर आई, सारे के सारे घर वाले सकपका गए। और इनके जो मामा थे वो बोलते कि अरे, अम्मा बिल्कुल सच बोलती थी। मतलब जो इनकी नानी थी, वो जो इनकी मम्मी थी, इनके मामा की मम्मी, वो बिल्कुल सही बोलती थी। वो जो कहानी सुनाती थी वो बिल्कुल सच थी। तो यहाँ पे अर्जुन जो पूछता है कि मामा कैसी कहानी? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो नानी थी वो हम सबको एक कहानी सुनाया करती थी जो उनकी बहन के साथ हुई थी। और उस कहानी में उन्होंने इस हड्डी का जिक्र किया था। हम लोग सब ये सोचते थे कि वो हमारा मन बहलाने के लिए, हमें डराने के लिए कहानी सुना रही है, लेकिन वो जो भी कुछ कहती थी वो बिल्कुल सच है और यही वो सोने की हड्डी है। जैसे वो सोने की हड्डी घर वालों को मिली, उन्होंने अपने घर के जो पंडित जी थे उनको फोन लगाया। पंडित जी वहां पर आए। उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार वो हड्डी देखी थी और वो कहानी उन्होंने भी सुन रखी थी इनकी नानी से, यानी विमला देवी से। और ये सब जाने उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये हड्डी जो है वो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकती है। एक काम करो, इस हड्डी को तुम पिघलाओ और मंदिर के अंदर दान कर दो। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस सोने के लालच में नहीं पड़ना है। अर्जुन की आंखों के सामने सब हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब ये सारे काम हो गए तो ये अपने मामा के पास पहुंचा और मामा से बोलता है कि मामा, वो हड्डी क्या है और तुम कौन सी कहानी की बात कर रहे हो? तो उसके मामा बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो नानी थी उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सावित्री। इन दोनों के साथ जब ये जवान थी, एक ऐसी घटना हुई थी जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और वही कहानी तुम्हारी नानी हमें सुनाया करती थी और आज तक हम उस कहानी को झूठी समझते थे जब तक कि हमें ये हड्डी नहीं मिली। आज जाकर हमें अपनी मम्मी की यानी अपनी माँ की बातों के ऊपर विश्वास होता है कि वो जो भी कुछ कहती थी वो हर एक बात सही थी। उनकी बात सुनकर अर्जुन बोलता है कि मामा, ऐसी कौन सी कहानी है, आप मुझे भी तो सुनाओ। तो उसका मामा बोलता है ठीक है, चल मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर में सच में क्या हुआ था और मतलब तुम्हारी दोनों नानी के साथ क्या हुआ था और क्या ये कहानी है। इसके बाद वो अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। तो ये बात है 1965 की, जब बिमला देवी करीबन 30 साल की रही होंगी और वो महाराष्ट्र के जलगांव के पास एक गांव में रहा करती थी। इनके परिवार में इनके पति और इनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में सबसे छोटी थी वो अर्जुन की मम्मी थी, जिन्होंने हमसे कहानी शेयर की है। बिमला देवी के पति का नाम था राजवीर। बिमला देवी के फादर की मौत हो चुकी थी और इनकी छोटी बहन सावित्री, जो कि इनसे करीबन 4 साल छोटी थी, वो भी इनके साथ इन्हीं के घर में रहा करती थी। बिमला देवी की जो मम्मी थी वो आसपास के गांव में बहुत मशहूर थी सफल डिलीवरी करवाने के लिए। उनको पूरे गांव के लोग आजी बोला करते थे और उनके साथ रह रहकर बिमला देवी भी इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी थी। जैसे उनकी मम्मी का हाथ था बिल्कुल वैसा ही उनका भी था। कोई भी केस ऐसा फंसता था जहां पर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे बच्चों की डिलीवरी के अंदर, तो उस
के लिए उनको कांटेक्ट किया जाता था। और जहां भी वो जाती, अकेले नहीं जाती, अपनी बहन सावित्री को साथ में लेकर जाती थी। और धीरे धीरे दोनों ही बहनों ने अपनी माँ की तरह पूरा काम सीख लिया था और उनके अंदर भी वैसी ही स्पेशलिटी आ गई थी जैसी उनकी माँ के अंदर थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस टाइम पर डॉक्टर्स इतने नहीं हुआ करते थे और ये जो आजी थी बेसिकली, जिनको हम दाई माँ भी बोलते हैं, ये डिलीवरीज करवाया करती थी। तो ये इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि कोई भी केस इन्होंने कभी बिगाड़ा नहीं था। तो करीबन 100 किलोमीटर तक के गांव में भी इन दोनों बहनों को डिलीवरी के लिए जाना होता था। उस टाइम पर ट्रैवल करने के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। जनरली बैलगाड़ी या फिर कभी कभी कोई दूसरी इस तरह की गाड़ी वगैरह यूज़ किया करते थे। जनरल लोगों के पास उस टाइम पर बैलगाड़ी हुआ करती थी और उसी से लोग ट्रैवल किया करते थे। तो बात उस रात की है जब एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। कई सालों बाद जलगांव के अंदर भी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से कई गांव पानी के अंदर डूबे हुए थे। ऐसी भारी बारिश के अंदर रात को 1 बजे विमला देवी के घर पे एक दस्तक होती है। उधर से एक औरत की आवाज आती है, ताई ओ ताई, एक गदोदर स्त्री आहे जिला खूब वेदना होता है। इसका मतलब कि हमारे गांव में एक प्रेग्नेंट औरत है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो बार बार आवाज दे रही थी, ताई ओ ताई, ताई ओ ताई। जब बहुत देर तक लगातार वो नॉक करती रही, आवाज आती रही, तो इनके जो पति थे राजवीर, वो उठकर गेट खोलते हैं। जब वो गेट खोलते हैं तो उनके सामने एक औरत खड़ी होती है। उसने काली साड़ी पहनी होती है, उसने पूरा आगे तक ऐसे घूंघट किया हुआ होता है। गेट खोलते ही वो बोलती है कि ताई कहाँ पर है। तो राजवीर बोलता है, तुम अंदर आओ, बारिश हो रही है। तो बोलती है, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, मेरी बहन को बहुत तकलीफ हो रही है, सिर्फ बिमला ताई ही उसको बचा सकती है, आप उन्हें फटाफट भेज दो। तो राजवीर वहां से बोलता है, बिमला ताई आजरी है, मतलब उनको बुखार है बहुत तेज, तो वो नहीं आ पाएंगी, तुम किसी और को देख लो। तो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये किसी और के बस की बात ही नहीं है, सिर्फ बिमला ताई ही उनको ठीक कर पाएंगे, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है, आप कैसे भी करके बिमला ताई को मेरे साथ भेज दो। और फिर उसके बाद वो औरत खड़ी होकर, ताई ताई ताई, एक बार बाहर आओ ताई, बहुत बहुत परेशानी है ताई, इस तरह से बार बार वो चिल्ला रही थी। उसकी आवाज से तंग आकर बिमला उठकर आती है और आकर बोलती है, तुझे कह तो दिया मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरा पूरा शरीर बुखार में तप रहा है, और हुआ क्या है तेरी बहन को। वो औरत बोलती है कि ताई बच्चा अटक गया है उसका, बहुत पीड़ा हो रही है उसको, 3-4 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, अगर आप नहीं चलोगी तो वो मर जाएगी। तो उसको देखकर विमला बोलती है कि तू इस गांव की तो नहीं लगती है, कहाँ से आई है। तो वो औरत बोलती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं अपने साथ बैलगाड़ी भी लेकर आई हूँ, ताई मेरे साथ चल लो वरना वो मर जाएगी, बहुत अनर्थ हो जाएगा। और इतना कहकर वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। उसे रोता देख बिमला बोलती है कि तू रो मत, देख अगर मैं आई इतनी बारिश में तो मैं तो भीग के मरी जाऊंगी, मैं तेरे साथ सावित्री को भेज देती हूँ, उसने भी ऐसी बहुत सारी समस्याओं का अच्छे से सुलझान किया है, वो तेरे साथ चली जाएगी और तेरी बहन को बचा लेगी। इसके बाद वो सावित्री को उस काली साड़ी वाली औरत के साथ भेज देती है और साथ साथ अपने पति को भी बोलती है साथ में जाने को, ताकि सावित्री अकेली ना रहे। घर से निकलने के बाद बारिश में, वो बिल्कुल अंधेरी रात, धुआंधार बारिश हो रही थी, वो लोग घर से थोड़ा दूर चलते हैं तो सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी जो वो औरत लेकर आई थी। वो औरत बोलती है, ये हमारी बैलगाड़ी है, जल्दी चढ़ो, फटाफट यहाँ से चलते हैं। तो वो लोग बैलगाड़ी के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले सावित्री उस बैलगाड़ी पर चढ़ती है। बैलगाड़ी के ऊपर ऑब्वियसली कवर लगा हुआ था जिससे बारिश से बचाव हो सकता था। सावित्री के चढ़ने के बाद वो औरत बैलगाड़ी पे चढ़ने लगती है और जैसे वो बैलगाड़ी पे चढ़ने लगती है, राजवीर की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे थे। उसको देखते ही राजवीर के हाथ पैर कांप जाते हैं। वो समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल या फिर डायन है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। वो सोचता रहा कि अगर वो एकदम से रिएक्ट करेगा और उस औरत को पता लग गया तो वो इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो बोलता है, मैं 1 मिनट पेशाब कर लेता हूँ कि रास्ता फिर लंबा है और बीच रास्ते में रुकना ठीक भी नहीं होगा। इतना कहकर वो एक कोने में जाकर टॉयलेट करने लगता है और साथ ही साथ वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। एक मन तो उसका कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने सोचा कि फिर सावित्री मुसीबत में पड़ जाएगी और उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि वो अकेला इस औरत का सामना नहीं कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे घूम के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था और फिर बैलगाड़ी की तरफ नजर मारता है तो बैलगाड़ी के अंदर सावित्री सिर्फ अकेली बैठी हुई थी। वो आसपास देखता है तभी सामने से एकदम से औरत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट हटाती है। जैसे ही वो अपना घूंघट हटाती है, उस घूंघट में से निकलता है बहुत ही सुंदर चेहरा, ऐसा चेहरा जिसे राजवीर बस देखता ही रह गया। जैसे ही राजवीर उसको देखता रहा, उसकी नजरें मिली, उसने कहा, चलो हमें देर हो रही है। पता नहीं क्यों लेकिन राजवीर सब कुछ भूल जाता है और चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलने लगता है। जाकर राजवीर चुपचाप बैलगाड़ी पे चढ़ता है और सावित्री के बगल में बैठ जाता है और इसके बाद बैलगाड़ी चलना शुरू होती है। अब इधर बैलगाड़ी चल रही थी और राजवीर जो बैठा हुआ बस उस औरत को ही देख रहा था, जैसे उस औरत ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो।
वो अभी भी घूंघट लगाकर ही बैठी हुई थी। सावित्री ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। सावित्री जो बैलगाड़ी में बैठी हुई थी, उसको लग रहा था कि वो बैलगाड़ी में बैठी नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। और इधर 2-3 बार उसने राजवीर की तरफ देखा, तो उसको देखकर भी उसे अजीब सा लग रहा था कि इनको क्या हो गया, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो सावित्री और दोनों जीजा साली थे, बहुत बातचीत किया करते थे आपस में। तो उन्हें लगा कि तीसरी औरत बैठी हुई है और रात का समय भी, इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। वो बस अपने आसपास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी वो बैलगाड़ी एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां पर थोड़ी बहुत रोशनी थी, और रोशनी से आप जानते हैं रोशनी गिर रही तो पीछे परछाई बनती है। उसकी नजर उस बैलगाड़ी की परछाई पर पड़ी तो बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि उस परछाई जब बन रही थी उसमें तो बैलगाड़ी तो थी, लेकिन आगे ना तो कोई बैल था और ना ही उस बैल को कोई चलाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि ये बैलगाड़ी अपने आप ही चल रही है। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और राजवीर की तरफ देखती है, लेकिन राजवीर अभी भी वैसे की वैसे ही बैठा हुआ उस औरत की तरफ ही देख रहा था। ये सब देखकर सावित्री को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ी देर सोचते उसके बाद बोलते कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ये बोलकर वो राजवीर की तरफ देखती है, लेकिन राजवीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बात सुनकर वो औरत बोलती है, बस पहुंच ही गए हैं हम, थोड़ी देर की और बात है। सावित्री नहीं मानती और बोलती है कि नहीं, गाड़ी रोको और सबसे पहले तुम अपना चेहरा खोल के दिखाओ कि तुम कौन हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो औरत फिर थोड़े से गुस्से में बोलते, शांति से बैठी रहो, मेरी बहन बहुत तकलीफ में है और तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। इधर सावित्री जिद करने लगती है कि जब तक तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। वो औरत कुछ जवाब नहीं देती और एकदम से बैलगाड़ी और तेज चलने लग जाती है। ये होते ही जो सावित्री तो घबरा जाती है और उसके जीजा को ऐसे पकड़ के हिलाते बोलते हैं, जीजा कुछ करो, यहाँ पर बहुत बड़ी कोई गड़बड़ है। लेकिन राजवीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सावित्री इतना ज्यादा डर गई थी कि वो उठकर बैलगाड़ी से कूदने ही वाली थी कि तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे उसने उसका हाथ पकड़ झुकी, एकदम से उसके चेहरे से उसका घूंघट हट गया। और जैसे ही घूंघट हटा, उसके सामने आया, सावित्री के सामने आया उस औरत का असली चेहरा। वही खूबसूरत चेहरा जो थोड़ी देर पहले राजवीर ने देखा था। और उसको देखते हुए बिल्कुल सन्न रह गए और बोलती है कि कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, तुम कौन हो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। औरत बोलती है, मुझे पता है तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरी बहन बहुत तकलीफ में है, तुम उसे ठीक कर दो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। सावित्री इतनी ज्यादा डर गई थी कि बस उससे कूदने वाली थी, तभी वो औरत एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है, और चिल्लाते ही वो खूबसूरत चेहरा एक झुलसे हुए चेहरे में बदल जाता है, बहुत ही भयानक। और उस चेहरे के हाथ में थी सावित्री की गर्दन। और उसके बाद वो बोलती है, इसके बाद अब एक शब्द भी और निकाला ना, तुझे यही मार दूंगी, डायन हूं मैं, और ना सिर्फ तुझे, मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगी। मेरी बहन तकलीफ में है और तुझे उसका इलाज करना होगा। इतना बोल के वो सावित्री गर्दन छोड़ती है और वापस से अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है। सावित्री के हाथ पैर फूल चुके थे और वो अब उसको समझ नहीं आता उसको करना भी क्या है। जिंदा रहने के लिए वो चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और बैठी बैठी उस जगह पर पहुंचने का इंतजार करती है जहां पर ये इन दोनों को लेकर जा रही थी। थोड़ी देर में ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो एक बिल्कुल सुनसान शमशान सी जगह थी जहां पर वो बैलगाड़ी एकदम से रुक गई थी। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान राजवीर जो था वो बेहोश हो गया था गाड़ी के अंदर ही। तो वहां रुककर उससे बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, इसकी चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। सावित्री बैलगाड़ी से बाहर निकलती है और निकलती हुई घूमकर बैलगाड़ी की तरफ देखती है तो फिर से उसके होश होश उड़ जाते हैं। वाकई में उस बैलगाड़ी में कोई बैल नहीं था और कोई चलाने वाला नहीं था, वो अपने आप ही चल रही थी। फिर वो आगे देखती है तो उसे एक घर बना हुआ दिखाई देता है। उस घर के चारों तरफ जैसे शमशान की राख होती है वैसे राख फैली हुई थी, और ये सब कुछ घिरा हुआ था चारों तरफ से एक जंगल से, जैसे एक बहुत ही खुफिया जगह के अंदर वो लोग आ गए हों। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कौन सा जंगल है, वो घर से कितना दूर आ गई है। चलते चलते लोग घर के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते वो देखती है कि एक औरत एक नीचे जमीन पर बिछे हुए बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। उसका पेट बहुत फूला हुआ है और उसका चेहरा उतना ही डरावना और झुलसा हुआ है जो थोड़ी देर पहले इस औरत का था। उसको देखते सावित्री घबरा जाती है और बोलती है कि ये कौन है। तो वो बोलती है कि घबराओ मत, ये मेरी बहन है और तुम्हें इसका इलाज करना होगा, ये बहुत तकलीफ में है और अब और समय बर्बाद मत करो। उसकी बात सुनकर सावित्री थोड़ी हिम्मत लाती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। तो ये जो दूसरी औरत थी जो इनको लेकर आई थी, वो एक काम करती है, अपनी बहन के चेहरे के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और उसके बाद सावित्री को इशारा करती है अपना काम शुरू करो। सावित्री उसके पास बैठती है और कांपते हुए हाथों से उसके पेट पर हाथ रखती है। पेट पर हाथ रखकर चेक करके वो बोलती है कि बच्चा अटक गया है। तो बोलती है हाँ, इसीलिए तुमको यहाँ पर बुलाया है। तो बोलती है कि मुझे थोड़ा तेल ला कर दो, और तेल लाकर अपने हाथों पर लगाकर वो उस बच्चे को, अब ये उनके अपने तरीके होते थे, डॉक्टर्स भी कई चीज को यूज करते हैं, उस बच्चे को सीधा करने की कोशिश करती है और करीबन
25 से 30 मिनट की मशक्कत के बाद बच्चा सीधा होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो जो लेडी थी उसको बहुत दर्द हो रहा था और वो बहुत तेज चीख रही थी, और उसकी जो चीख थी वो एक नॉर्मल औरत की तरह नहीं थी, बहुत ही भयानक उसकी चीख थी, जिस वजह से सावित्री देवी के कानों में दर्द हो रहा था वो, लेकिन वो फिर भी लगी हुई थी क्योंकि उसे अपनी और अपने जीजा जी दोनों की जान बचानी थी। जैसे तैसे करके उसने उस बच्चे की डिलीवरी करवाई और उस औरत की डिलीवरी करवाई, और जैसे ही औरत की डिलीवरी हुई, सावित्री देवी के हाथ में एक बच्ची, और एक ऐसी बच्ची, उन्होंने आज तक कई 100 डिलीवरियां करवाई होगी, लेकिन अपने जीवन में कभी भी उसने इतनी सुंदर बच्ची नहीं देखी थी। वो एक लड़की थी जो बॉर्न हुई थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। थोड़ी देर तक उस बच्ची के रूप में खो गई थी और बोलती उससे, इतनी सुंदर बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो ये भी भूल गई थी कि वो किन के बीच में बैठी हुई है। फिर वो उस बच्ची को उठा के उस औरत को देती है, और जैसे उस औरत को देखकर इधर वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके ऊपर ध्यान देती है, उसका भी रूप बदल चुका था। वो भी अपनी बहन की तरह उतनी ही सुंदर हो चुकी थी। उसके मुंह से वो कपड़ा हटाती है और हटाकर बोलती है कि तुमने मेरी बच्ची को बचाया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। सावित्री बहुत डरी हुई थी, बोलती कि बस आप तो मुझे और मेरे जीजा को हमारे घर तक पहुंचा दो, हमने आपका काम कर दिया है, हमें आप हमारे घर तक वापस पहुंचा दो। तो जो औरत उसे लेकर आई थी वो उन्हें वापस बैलगाड़ी में बिठाती है और उनके गांव की सरहद के बाहर, मतलब घर जो था ना थोड़ा दूर, उससे छोड़ देती है। छोड़ते टाइम सावित्री से बोलती कि मतलब पूरे रास्ते अभी भी राजवीर बिल्कुल वैसे के वैसे बैठा हुआ था और उस औरत को ही देख रहा था। तो जब वो उतरने वाले थे तो उससे पूछती कि तुमने इनको क्या कर दिया है। तो बोलते कि चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बात सुनकर सावित्री जाने लगती है, तो जाने से पहले वो औरत उसे रोकती है और एक पोटली देती है, और पोटली देते हुए बोलती है कि तुम अपने पास रखना और इसको सुबह ही खोलना। इतना कहकर वो औरत चली जाती है। उस औरत के जाने के जस्ट बाद ही, अब इंसान का नेचर होता है उसे कुछ बोल देना कि ये काम नहीं करना, वो वही काम करता है। वो फटाफट उस पोटली को खोलती है देखने के लिए कि इसमें क्या है। तो उस पोटली के अंदर उसको हड्डियां दिखाई देती है। अब आप समझते हैं, अभी तक वो जिस प्रोसेस से होकर आई थी उसके बाद उसको पोटली के अंदर हड्डियां मिली, घबरा जाती है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वो उस पोटली को रास्ते में एक पेड़ के नीचे रख देती है, थोड़ा दबा के अंदर की तरफ, और वापस अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर राजवीर तुरंत ही सोने चला जाता है। सुबह जब सावित्री उठती तो उसको बहुत तेज बुखार था, बुखार में वो तप रही थी, और उसके पास में बैठी हुई थी विमला देवी। वो उससे पूछती है, बहुत भीग गई थी तुम, राजवीर ने बताया इसी से तुमको बुखार आ गया है। डिलीवरी अच्छे से हो गई थी, सुना बहुत दूर गांव में कोई एक औरत थी। ये बात सुनकर सावित्री समझ गई थी कि राजवीर को कुछ भी याद नहीं है और शायद ये भी उन औरतों का ही किया हुआ है। वो उठती और बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा काढ़ा बना दो। विमला उठकर उसके लिए काढ़ा बनाने जाती है और वो थोड़ी करवट बदलती है। तो जैसे वो करवट बदलती है उसे कुछ चुभता है, तो जो चीज चुभती है वो उसको उठाकर देखती है, तो वो एक सोने की हड्डी होती है, वैसे ही जैसी उसने रात को पोटली में देखी थी। वो समझ गई थी कि वो जो पोटली उसने दी थी वो कोई नॉर्मल हड्डी नहीं थी, वो हड्डियां अब सोने की हड्डियां बन चुकी हैं। वो ये समझ गई थी कि उस पोटली में जो हड्डियां थी वो भी अब सोने की हड्डी बदल चुकी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो पोटली उसने वहां छोड़ दी थी, ये हड्डी उसके पास कैसे आई। खैर, उसने इस बात को राज ही रखा, और इस इंसिडेंट के कुछ शायद 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इनके घर में हुए 2 बड़े इंसिडेंट। पहला, सावित्री को हुआ पैरालिसिस का अटैक, और दूसरा राजवीर का एक हादसे में हुआ अंत, जहां पर जंगली जानवरों ने रात में उस पर हमला करके उसको मार दिया था। इन दोनों चीजों के पीछे था एक बहुत बड़ा राज, लेकिन वो किसी को कुछ बता पाती उससे पहले उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। करीबन 15-20 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही, ना कुछ बोल पाती थी ना कुछ बता पाती थी, और तब तक बिमला देवी के सभी बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है, बिमला देवी अपनी बहन सावित्री को खाना खिला रही थी, तो खाना खिलाते खिलाते एकदम से वो बोलती है ताई। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो उसकी बहन वापस से ठीक हो गई है। वो खुश होकर घर वालों को बुलाने लगती है, तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और मना कर दी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो उनको इशारा करती है अपने संदूक की तरफ, और संदूक के सबसे नीचे के अंदर रखी हुई चीज निकालने को उनको बोलती है। तो वहां से उन्हें एक पोटली मिलती है, वो पोटली लाकर विमला को बोलती है, तो उसे बोलते हैं कि इसे खोलो, मतलब सावित्री को देने वाली होती है, तो बोलती है इसे खोलो। जो उसे खोलती है तो विमला को उस पोटली के अंदर सोने की 5 हड्डियां मिलती है। उनको देखकर विमला बोलती है कि अरे सावित्री, ये कैसी हड्डियां हैं। तो बोलती है कि ताई, मैं आज तुमको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो तुम्हें सिर्फ अपने तक रखना है। मैं इस बोझ को लेकर जिंदगी भर मतलब तब कब से जी रही हूँ, और अब मैं इस बोझ को उतार कर मुक्त होना चाहती हूँ।
सावित्री सुनकर थोड़ी सकपका जाती है कि कैसा राज। तो उसको बताती है कि कैसे जब उस दिन वो डिलीवरी के लिए गई थी तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था और कैसे उनको वो औरत वापस छोड़ कर गई थी। उसने बताया कि लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब सुबह वो उठी, उसको बुखार था बहुत तेज़, तो उसे अपने पास एक हड्डी मिली। इसके बारे में उसने विमला देवी को कुछ नहीं बताया और सीधा अपने जीजा राजवीर के पास पहुंची और उनसे पूछा। राजवीर को कुछ भी याद नहीं था, तो उसने धीरे धीरे करके राजवीर को सारी बात बताना शुरू की कि कैसे हम बैलगाड़ी पे चढ़े थे, कैसे तुम पेशाब करने गए थे, उसके बाद बिल्कुल आकर ऐसे कैसे बैठ गए थे, कैसे वो औरत हमें लेकर गई थी। सारे डॉट्स ने कनेक्ट करवाया, थोड़ा दिमाग पे उसने जोर डाला, तो धीरे धीरे उसको ये कनेक्ट होना शुरू हुआ। राजवीर को चीज़ें क्लिक की कि हाँ, हम लोग गए थे, वो औरत थी और वो औरत बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद उसने बताया सावित्री ने राजवीर को कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। वापस उसने एक पोटली दी थी और उस पोटली में से उसे सोने की हड्डी मिली है। उस सोने को हड्डी को देखकर राजवीर कहता है कि जल्दी चलो वापस उस पेड़ के पास, और भी सोना वहां पर होगा। तो ये दोनों जीजा साली वहां पर पहुंचे उस पेड़ के पास, पर उन्हें वहां कोई पोटली नहीं मिली। लेकिन जहां उसने पोटली रखी थी वहां पर 4 और वैसी की वैसी हड्डियां रखी हुई थी। अब ये देखकर राजवीर के मन में लालच आ चुका था। खैर, उसने वो चारों हड्डियों के टुकड़े, वैसे हड्डी नहीं थी, बनी हुई हड्डियों के टुकड़े थे, तो वो हड्डियों के टुकड़े उसने सावित्री को दिए और उससे कहा कि इनको संभाल के रखना। उसके 3-4 दिन बाद एक दिन राजवीर सावित्री के पास आया और बोलता है कि सुनो, तुम मेरे साथ चलो, एक बाबा है, उनसे मिलने चलना है। तो बोलते लेकिन हम चल क्यों रहे? बोलते तुम चलो, मैं रास्ते में तुमको सारी बात बताता हूँ। ये दोनों एक बाबा के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद राजवीर ने बाबा को सारी बात बताई। उसने सावित्री से कहा कि जो भी तुमको पता है वहां पर बताओ, पर सावित्री घबरा गई थी। और उन दोनों का ऐसा प्लान बना कि मतलब उसने बताया कि कैसे उसको पोटली दी गई थी, वो सोने की बदली। तो यहाँ पर राजवीर के मन में लालच आ चुका था और उसने बाबा को अपना पार्टनर बनाया था। उसने बाबा से कहा कि हम उस डायन को पकड़ लेंगे, और वो बाबा बेसिकली कोई ओझा टाइप आदमी था। उसने कहा कि हम उस डायन को पकड़ लेंगे और उससे बहुत सारा सोना इकट्ठा करेंगे और फिर हम आपस में बांट लेंगे। उनकी बातें सुनकर सावित्री घबरा गई। वो अपने जीजा राजवीर को साइड लेकर जाती, बोलती है कि उस औरत ने हमें सही सलामत घर छोड़ तो दिया था और बदले में उसने वो सोना भी दिया हमें। अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप लालच में क्यों पड़ रहे हो? राजू बोलता तुम चुप रहो, तुम्हें तुम्हारा सोना मिल गया ना, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। तो वो कहती है आप इसमें सोना ले लो। तो वो बोलता है कि मुझे इतने से सोने से कुछ नहीं चाहिए, ये 2 हड्डी लेके मैं करूँगा क्या? मुझे उससे बहुत सारा सोना चाहिए और तुम चुपचाप बैठी रहो। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। अब सावित्री के मन में डर था कि कहीं राजवीर कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए वो चुपचाप वहां हो गई। राजवीर के सामने उसकी एक भी नहीं चली। और इसके बाद राजवीर और बाबा मिल गए आपस में। उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने तंत्र मंत्र करके आखिर उस डायन को वहां पर बुला ही लिया और उसको बुला के वहां पर उन्होंने कैद कर लिया। कैद करने के बाद उस बाबा ने उससे कहा कि बता, तो ये सोना कहाँ से लाती है, और हमको भी बहुत सारा सोना चाहिए, तू ये किस तरीके से तू इन हड्डियों को सोने में बदलती है, वो ये कैसे करती है? राज उसने बाबा को नहीं बताया और उस बाबा ने उसको वहीं पर कैद करके रखा। वो दोनों किसी काम से बाहर गए थे और वहां सावित्री थी, और जैसे ही सावित्री वहां थी, वो कैद थी, वो डानू बहुत गुस्से में थी। उसने सावित्री को देखा और बोला मैंने तुझे सही सलामत तेरे घर पहुंचाया, तुझे मैंने सोना दिया और तूने मुझे ही कैद करवा दिया। सावित्री वहां पर रोने लग गई। उसने बताया कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसका जीजा बहुत लालची बन चुका है, वो और ये बाबा मिलकर ये सब कर रहे हैं। उसने तो इनको मना भी किया था, लेकिन वो क्या कर सकती है, उसकी एक भी नहीं चली अपने जीजा के आगे, और वो उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों वापस से आते हैं, राजवीर और वो बाबा, और वापस से उस डायन को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। और इसी दौरान उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था, सिर्फ सावित्री बात जानती थी कि उसकी दूसरी बहन भी थी जिसकी डिलीवरी हुई थी, और वो भी एक डायन थी। ये बात भूल चूक में उसने राजवीर को नहीं बताई थी। राजवीर को लगता था कि कोई नॉर्मल औरत थी जिसकी डिलीवरी वो करवा के आई है, और उसकी बहन वहां पर आ जाती है, और आने के बाद वो सबसे पहले उस तांत्रिक को मार देती है। जैसे वो उसको मारती है, यहाँ से मौका देखकर राजवीर और सावित्री वहां से भाग जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी बहन को छुड़ाकर वापस ले जाती है। राजवीर की मौत के कुछ दिनों बाद उसको सपना आता है, जहां पर उसके सपने में वही डायन आती है जो उसको पहली बार डिलीवरी के लिए लेने आई थी। उसके सपने में आकर बोलती है कि तेरा जीजा एक बार माफ करने के बाद भी नहीं माना, वो बहुत लालची बन गया था, और उसके बाद वो दूसरे ओझा और तांत्रिकों से मिलकर हमें पकड़ना चाहता था और हमसे सोना लेना चाहता था। तुमने हमारी मदद की, इसलिए हमने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हारे जीजा को तो हमने मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारी सजा मिल चुकी है। अब जब तक तुम जिंदा हो, तुम बस ऐसे ही पड़ी रहोगी। ये सुनकर विमला रोने लगती है। उसे पता ही नहीं था कि उसके पति के साथ क्या हुआ था और
कैसे इतने सालों से उसकी बहन इस यातना को झेल रही थी, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसने अपनी बहन को डिलीवरी के लिए भेज दिया था। अगर उस दिन वो ठीक होती तो शायद वो उसकी जगह पर जाती और ये सब नहीं होता। उसको रोता देख सावित्री बोलती कि ताई, इसमें गलती किसी की नहीं है, ये सोना ही विनाश की जड़ है, तुम इसको पानी में बहा दो और मेरा अब जाने का समय हो गया है। इतना बोल के वो वहीं पर दम तोड़ देती है। तो उसके मामा ने बोला कि ये थी कहानी इस सोने की हड्डी की। तो हमारी मतलब हमारी मौसी जो सावित्री थी, उन्होंने एक डायन की मदद की और उसके बदले में उसने उनको सोना दिया, जो उस टाइम के लिए उनके लिए बहुत सफिशिएंट था। लेकिन उनके फादर यानी उनके जीजा के लालच की वजह से ये सब हुआ, और इस तरह से अर्जुन को पता लगी अपनी फैमिली की ये एक छुपी हुई कहानी जो उनकी नानी इनके बच्चों को बताया करती थी। लेकिन जब तक इस घर में वो हड्डी का टुकड़ा नहीं मिला, सोने की हड्डी का टुकड़ा, तब तक उनमें से किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। अब जिसको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल और पता थी, वो दोनों ही मेंबर्स इस फैमिली के यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एक कहानी पीछे छूट गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, और इन्हीं लोगों ने ये कहानी शेयर की है मेरे साथ ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है। ऐसे दो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, जो भी वो कहते हैं कि घूमे हुए पैरों की औरत है, जो चुड़ैल डायन, जो भी नाम दे देते हैं लोग, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि वो एक इंसान, अगर उनके पास इतनी पावर्स हैं तो वो इंसान की मदद लेने क्यों आई? उन्होंने अगर इंसान से मदद ली तो उसके एवज में, उसके बदले में उन्होंने उसको एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। लेकिन शायद एक इंसान का लालच कभी कभी उससे गलत करवाने से नहीं चूकता है। जब सेटिस्फाई नहीं होता इंसान, उसको बिना काम की और पैसा या और चीज़ें चाहिए, और है ना, वेल्थ चाहिए, दौलत चाहिए, तब वो ऐसे कदम उठाता है। वो सुने ना अपनी कहानी बचपन में कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। उन्होंने सोचा मुर्गी कोई काट लेते हैं और उससे हम वो कला सीख लेंगे जिससे वो एक हड्डी को सोने में बदल सकती है, और उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो कुछ ऐसा उन्होंने सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू सब्सक्राइब।